बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट सेकेंड ईयर अकाउंटिंग के लिए मैं ये लेके लेक्चर दोबारा रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। और तुम लोगों को जिन बच्चों ने लेक्चर 1 और 2 में जो शिकायत थी आप लोगों को कि उसकी आवाज़ सही नहीं थी, मेरा ख्याल है कि इस लेक्चर के ज़रिए मैं आपको वो अच्छी आवाज़ के साथ अपनी बात पहुँचा पाऊँगा और आप वो सुन सकेंगे। तो अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि मैं मुख्तसर तरीन लफ्ज़ों में और जामे तरीन अंदाज में इस तरह समझाऊं कि वो जो दोनों लेक्चर थे, लेक्चर 1 और 2, मैं आज एक साथ आपको समझा सकूं, ठीक है। सुकून से मुझे सुनना, थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि मुझे भी अपने पॉइंट्स को, अपने लफ्ज़ को रिफ्रेश करना है। देखो बच्चों, बात का मेरे आगाज़ कुछ इस तरह से है कि देखो, सबसे पहली बात यही है कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन आपको बताया गया कि डेप्रिसिएशन में हम टेंजिबल फिक्स एसेट की जो कॉस्ट होती है उसको यूजफुल लाइफ पर अलोकेट कर देते हैं। यानी मैं आसान तरीन लफ्ज़ों में ये कहूँ कि देखो, फिक्स एसेट जब खरीदा जाता है तो उसके साथ एक लाइफ होती है कि एक फिक्स एसेट 5 साल चल सकेगा, 10 साल चल सकेगा, 20 साल चल सकेगा। तो जो भी उसकी कॉस्ट है, उस कॉस्ट को उसकी लाइफ पर, अगर 5 साल है 5 साल पे बांट दो, 10 साल है तो 10 साल पे बांट दो। इस काम को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, डेप्रिसिएशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्ट्रीब्यूट करने में है क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्ट्रीब्यूट करने में है वो है डेप्रिसिएशन की कॉस्ट। यानी क्या मतलब कि हमें डेप्रिसिएशन के चैप्टर में सबसे पहले सीखना है कि किस तरह से मालूम होगी फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, समझ गए। तो आप जो भी बात बता रहा हूं वो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन निकालने से पहले हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट निकाली जाती है। तो अब हम फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिक्स एसेट की जब टोटल कॉस्ट निकालने जाते हैं तो सबसे पहले एक लफ्ज सुनो जिसे कहते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या लफ्ज है? एक्सपेंडिचर। नजर आ रहा है बोर्ड पे सही इतना राइटिंग? ठीक है, एक्सपेंडिचर। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं ताकि तुम लोग और अच्छे से देख सको, लेकिन आई होप कि इस दफा कैमरे की कंडीशन ज्यादा अच्छी है, आपको समझ में आएगा। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। जब मैं एक्सपेंडिचर की बात करते हैं या कहते हैं तो आम अकाउंटिंग में, आम तरह से, आम जगहों पर एक्सपेंडिचर असल में समझा जाता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कौन सा लफ्ज है, ये लफ्ज है एक्सपेंस, समझे। यानी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर आम तौर पर एक ही मानों में लिया जाता है आम जिंदगी में। एक्सपेंस का मतलब भी होता है खर्चा और एक्सपेंडिचर का मतलब भी होता है खर्चा। लेकिन अकाउंटिंग के इस चैप्टर में हम जरा सा एक्सपेंडिचर का मतलब अलग समझते हैं या अलग रखते हैं। वो क्या? हम जब एक्सपेंस कहते हैं ना तो हमारे जहन में आना क्या चाहिए कि एक्सपेंस वो कीमत है, वो कॉस्ट है टू रन आ बिजनेस। यानी वो कीमत, वो खर्चे, वो अखराजात जो किसी कारोबार को चलाने के लिए इनकर्ड होती है उसे नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? एक्सपेंस, ठीक है। ये नॉर्मल एक हम एक्सपेंस के साथ जुड़ते हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आम आदमी, आम में एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर एक ही लफ्ज समझा जाता है, लेकिन असल में हम यहां इस चैप्टर में एक्सपेंडिचर को थोड़ा मुख्तलिफ माने में याद रखेंगे। वो माने क्या है कि हम एक्सपेंडिचर कहते हैं वो कॉस्ट जो इनकर्ड होगी टू एक्वायर आ फिक्स्ड एसेट। क्या मतलब हुआ इसका, लाइन का? कि वो खर्चे जो किसी फिक्स एसेट को खरीदने में खर्च हों वो खर्चे कहलाते हैं क्या? एक्सपेंडिचर। बोलो, समझ में आ रही है बात? यानी एक्सपेंस बिजनेस को चलाने के खर्चे, एक्सपेंडिचर
उसी बिजनेस के लिए किसी फिक्स एसेट को खरीदने के खर्चे को कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ में आ गई होगी। अब सवाल ये पैदा होता है या आप पूछना चाहेंगे कि सर आखिर हमें क्या जरूरत है अभी एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर को अलग अलग समझने की? तो आप समझो बेसिकली होता क्या है कि हम वैसे तो किसी फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे अभी आप कहिए कि एक पंखा है, आप दुकान पे जाते हैं, एक पंखा खरीदते हैं, कितने का पंखा मिला जी? सपोज कीजिए कि 4000 का मिला, तो क्या कॉस्ट है जी? 4000। फिर एक कोई मोटर लेने गए, कोई मशीन लेने गए, कितने की मशीन मिली? 10,000 की। क्या कॉस्ट हो गई? 10,000। लेकिन बिजनेस में ऐसे नहीं होता कि दुकान से जो चीज ली वही कॉस्ट हो गई, बल्कि बिजनेस में क्या होता है कि जब कोई चीज खरीदी जाती है तो खरीदने से लेकर उसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक का जितना खर्चा होता है ना, वो सब शामिल करना पड़ता है। किसमें? उस फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट निकालने में। यानी वर्किंग कंडीशन का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे ये पंखा है, इस पंखे का काम है क्या देना? हवा देना। अगर मैं दुकान से पंखा खाली खरीद लूंगा तो वही कॉस्ट नहीं होगी, बल्कि उसके साथ जुड़ी हुई होगी पंखे को लाकर यहां तक लाने की भी एक कॉस्ट होगी, यहां लाके लगाने की भी एक कॉस्ट होगी, उसको चलाने के लिए बिजली के तार और स्विच और रेगुलेटर मुहैया करना, ये सब मिलाकर एक पंखा इस काबिल होगा कि चल सकेगा। तो ये सारी कीमतें मिला ली जाएंगी, तब हम उस फिक्स एसेट की क्या मालूम कर सकेंगे? कॉस्ट। और खरीदने से लेकर इसको वर्किंग कंडीशन में लाने तक के तमाम खर्चे क्या कहलाए? एक्सपेंडिचर। बोलो, आई बात समझ में? तो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि हमें फिक्स एसेट की क्या निकालनी है? कॉस्ट निकालनी है। और उसके लिए हमने दो लफ्जों में फर्क समझा, एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब एक्सपेंस को भूल जाओ, अब एक्सपेंस की अब कोई बात नहीं है, एक्सपेंस खत्म हो गई बात, ठीक है ना? एक्सपेंडिचर समझ में आ गया। कहां से? खरीदने से लेकर फिक्स एसेट को इस्तेमाल की हालत तक लाने के लिए, ताकि वो रेवेन्यू प्रोड्यूस कर सके बिजनेस, उस वक्त तक के सारे खर्चे क्या हुए? एक्सपेंडिचर हुए। ठीक है, अब हमने उस एक्सपेंडिचर को उठा के इकट्ठा करना है ताकि हम अपने फिक्स एसेट की मालूम कर लें। क्या चीज? टोटल कॉस्ट। और जब टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे तो हम कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। क्या चीज? डेप्रिसिएशन। मगर अब इसमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम एक्सपेंडिचर कहते हैं तो एक्सपेंडिचर में फिर दो किस्में आ गई। एक को कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरे को नाम दिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब ये क्या आगे? अब आप सोचेंगे कि सर अब ये क्या बात है, तो समझिए असल में हुआ क्या कि जब हम एसेट को खरीद कर अपने पास तक लगाने लगे तो एक खर्चे तो होते गए लेने से, लेकिन बाद औकात बाज खर्चे ऐसे थे जो होने चाहिए थे और बाज खर्चे ऐसे थे जो नहीं होने चाहिए थे, हो गए। तो हमें सिखाया जाएगा कि यार अगर तुम फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट निकालने जा रहे हो ना, तो सिर्फ उन खर्चों को इकट्ठा करो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो खर्चे कौन से हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कभी भी शामिल नहीं करना। यानी क्या मतलब? अभी आसान लफ्जों में और बताता हूं। फिक्स एसेट खरीदा, ठीक, क्या शुरू हो गया? एक्सपेंडिचर। खरीदने से लेकर उस शॉप से लेकर आए, गाड़ी में रखा, लोगों के मजदूरों को इस्तेमाल किया चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए, लाने के लिए, लगाने के लिए, दरमियान में कुछ हुआ, ये हुआ, वो हुआ, मुसलसल होते रहे एक्सपेंडिचर। हमने जितने भी एक्सपेंडिचर थे उनको दो हिस्सों में बांटा, एक कैपिटल और एक रेवेन्यू। जो कैपिटल थे उनको इकट्ठा करा ताकि हम अपने फिक्स एसेट की क्या मालूम कर लें? टोटल कॉस्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को टोटल कॉस्ट में ऐड नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन से रेवेन्यू? अब ये सिखाना है आपको। अब है क्या चीज? है ये चीज कि देखो, इसको दो तरीके से सीखो। एक है क्या बात कि हमारे पास इंटर में एक लिस्ट भी अगर मैं आपको लिखवा दूं, याद करवा दूं, तो समझ लो कि वो आपके लिए बहुत है कि हाँ भाई ये होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर और इनको हम ऐड कर लेंगे तो हमें फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट निकालने आ जाएगी। अब ये जो नोट्स दिए हैं, स्टडी नोट्स, इन स्टडी नोट्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है?
ये इसीलिए रखा है कि आपको समझाया जा सके कि किस तरह से कैपिटल और किस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब बात यह है कि आपको पहले, चूंकि एक दफा बड़ी मेहनत की थी, मैंने उस लेक्चर में बड़ा बताया था, आज थोड़ा सा चाह रहा हूं कि तेजी के साथ आपको ज्यादा बेहतर अंदाज में समझा भी सकूं। तो समझो कुछ इस तरह से कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालने के लिए बाज औकात सिर्फ इतना सा काम है कि टोटल कॉस्ट निकालें, और बाज औकात इम्तिहान में एक ऐसा सवाल आता है जिसमें आपको बहुत सारे खर्चे दे देते हैं, और वहां पर आपको ये बात कैलकुलेट करनी होती है कि कौन से कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं और कौन से, यानी डिस्टिंग्विश करना होता है, फर्क महसूस करना होता है कि कौन से कैपिटल हैं और कौन से रेवेन्यू हैं। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं। फर्ज कीजिए कि आप एक नया एसेट खरीदने जा रही है। ध्यान में रखिएगा कि आप एक न्यू एसेट खरीद रहे हैं, और जब भी एसेट खरीदेंगे, न्यू एसेट परचेज करेंगे आप, आपके खर्चे होंगे, जिन खर्चों को क्या कहेंगे, एक्सपेंडिचर। और हमें क्या करना है कि हमें उन एक्सपेंडिचर को दो हिस्सों में बांटना है कि वो कैपिटल हैं या रेवेन्यू है। तो उसके लिए कुछ रूल बनाए गए। रूल्स क्या हैं कि हम कैसे मालूम करेंगे? रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है रूल भाई? हम किस तरह मालूम करेंगे कि इस चीज को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे? तो पहला रूल सुनिए, ये है नेसेसरी एंड रीजनेबल, और दूसरा कहलाता है वंस इन अ लाइफ। ठीक है, अब ये नजर आ रहा है, नेसेसरी एंड रीजनेबल, वंस इन अ लाइफ। अच्छा, अब क्या है ये? होता क्या है कि अब जब भी हम कभी भी इस पे जाते हैं तो हमें ये नजर आता है कि एक फिक्स एसेट के खरीदते वक्त खर्चे होंगे। हमने खर्चों को बांटना है कैपिटल में और रेवेन्यू में। हमें उस खर्चे को जो भी है उसको ये सोचना है कि वो खर्चा जो हुआ है, क्या वो एसेट परचेज करने के लिए नेसेसरी था, मतलब जरूरी था, और क्या वो रीजनेबल था, यानी उसकी लॉजिक थी, उसकी तुक बनती थी। अगर हम अपने लफ्ज़ में, बेतुका तो नहीं हो गया खर्चा, ऐसा ही हो गया, यानी अगर हर आदमी खरीदेगा तो उसका होगा या सिर्फ हमारा हो गया, ये है रीजनेबल का मतलब। और वंस इन अ लाइफ का मतलब है कि वो खर्चा बार बार नहीं होगा, एसेट की जिंदगी में एक दफा होगा। ठीक है, अब यहां से वाला हिस्सा इस्तेमाल करें, बोर्ड साफ नहीं कर रहा, आप लोग नोट करना चाहेंगे तो ये चीजें नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए। अच्छा, इसकी ना कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन मैंने नोट्स में पूरी दी हुई है, तो अगर कभी थ्योरेटिकली आ जाए तो आपने वो नोट्स से रट्टा लगा लेना है। लेकिन अगर मैं आपको दो लफ्जों में समझा दूं कि आप क्या लिखिएगा, क्योंकि अकाउंटिंग में ये बात ध्यान में रखना कि डेफिनेशन रट्टे वाली पे हम नंबर नहीं देते, टीचर नंबर देता है कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर आप दो लाइनें भी लिखते हैं और उसमें कॉन्सेप्ट सही है तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और याद रखो, इंग्लिश में ना भी आए, उर्दू में लिख देना, लेकिन कॉन्सेप्ट लिख देना। क्या? सुनो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या कॉन्सेप्ट है? वो खर्चे, वो एक्सपेंडिचर्स जिनको एसेट की कॉस्ट में शामिल करते हैं। Those expenditure which are accumulated to find total cost. ठीक है, those expenditure which are accumulated to find total cost, वो तमाम खर्चे जो एसेट की टोटल कॉस्ट निकालने के लिए इकट्ठे किए जाएं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या जमा किए जाएं। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो हैं जो एसेट की कॉस्ट में शामिल नहीं किए जाते। The revenue expenditures are not included in the total cost of fixed asset. ये अगर तुमने लिख दिया तो समझ लो पक्का नंबर है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ट्रीटमेंट ऐसी ही होती है जैसे आम एक्सपेंसेस हैं, जबकि फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलकर उस फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट बनता है। ठीक है, अब मेरा ख्याल है यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैंने क्या किया था कि मैं एक ना, अक्सर जब क्लास होती है, बड़ी टाइम होता है, तो हम एक पूरी क्लास में मैं एक मिसाल के जरिए से चलता हूँ और उसमें बड़ा हंसी मजाक के साथ लेके चलता हूँ कि सारे बच्चे बैठे होते हैं, जवाब आपसे पूछता हूँ, सोचते हैं। अब चूंकि इस वक्त माहौल ऐसा है कि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मैं तेजी के साथ करूंगा, क्योंकि लामत जवाब, सवाल भी मैं ही करूंगा, जवाब भी मैं ही दूंगा। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि इस वीडियो को देखते हुए जब मैं सवाल करूं तो तुम अपने दिमाग में उसका जवाब सोच लो, और फिर जब मैं जवाब दूं
तो देखो कि तुम्हारा जवाब सही है या गलत है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं कोशिश में ये करूंगा कि तुम्हारे सवाल जो जहन में जवाब सोचने के बाद अगर तुम्हारा जवाब गलत हो जाए तो कोई सवाल पैदा हो तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब भी साथ साथ देता हुआ चलूं। अब याद रखिए कि मैं इस मिसाल को लेते हुए यूं कर रहा हूं कि जैसा कि मैंने कहा कि फिक्स एसेट की टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो मैं एक ऐसी मिसाल लेता हूं जो आपके नियर अबाउट हो, लेकिन जहन में रखिएगा कि हर चीज के लिए आप इस वक्त एक बिजनेस के हिसाब से सोचिएगा। यानी एक क्या नियर अबाउट मिसाल किया है कि आपको पता है हम सबके घरों में एक पानी की मोटर लगी होती है, और वो पानी की मोटर का बुनियादी काम क्या होता है कि नीचे वाले टैंक से पानी ऊपर चढ़ा सके। यही होता है ना बुनियादी काम, कि नीचे वाले टैंक से पानी ऊपर पहुंचे, ये है बुनियादी काम। उसके लिए हम ये करेंगे कि एक पानी की मोटर खरीदेंगे, और हमारा पर्पस जब होगा, और ये समझिए कि घर के लिए नहीं हम खरीद रहे, हम किसी फैक्ट्री के लिए खरीद रहे हैं जहां अंडरग्राउंड टैंक से ऊपर पानी पहुंचाना एक जरूरत है जो कंपनी को काम चाहिए। अब उसके लिए मुख्तलिफ आपके खरीदने के दौरान खर्चे होंगे, और आपको उन खर्चों को हम बताएंगे कि वो कैपिटल है, रेवेन्यू है, इन रूल्स के तहत, ठीक है। अब फर्ज कीजिए कि आप पानी की मोटर लेने गए और आपने एक पानी की मोटर खरीदी, जिस पानी की मोटर, अब वहां पर बताएगा आपको तीन चार फीलिंग सुनेंगे आप, एक लफ्ज क्या, लिस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, ये है क्या बेसिकली लिस्ट प्राइस या कॉस्ट प्राइस? तो सीधी सी बात है, बेसिकली कभी लिस्ट प्राइस से स्टार्ट करेगा सवाल, कभी कॉस्ट प्राइस से। जब हम जाते हैं किसी दुकान पे, कीमत पूछा, हाँ भाई कितने की कीमत है, तो उसने बताया जी ये चीज़ की कीमत 12,000 रुपये है। तो 12,000 रुपये जो लिखी हुई प्राइस है, जो टैग लगा हुआ है, जैसे इम्तियाज जाओ या किसी और सुपर स्टोर चले जाओ, तो वहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट उठाओगे तो उसके ऊपर एक टैग लगा होता है कि प्राइस इसकी है। वो प्राइस क्या है? लिस्ट प्राइस बेसिकली, ठीक है। वहाँ बड़े बड़े जो हमारे मशीन वाले होते हैं ना, उनके पास एक फाइल होती है, फाइल खोलते हैं, उसमें लिखी हुई प्राइस देखते हैं, वो कहते हैं लिस्ट प्राइस। लेकिन फिर आप जानते हैं उसके साथ एक नेगोशिएशन होती है, यानी भाव ताव होता है, प्राइस कम आती है, कम कर दी जाती है। तो वही वाली बात है कि एक लिस्ट प्राइस कहेगा, एक कॉस्ट प्राइस। तो हमने फर्ज करो वो दुकान से मशीन खरीदी, अब वो मशीन खरीदी, ऐसी एक मिसाल दे रहा हूँ, 10,000 की खरीदी। अब वो मशीन अगर हमने 10,000 की खरीदी तो एक दुकान वाले को पैसे दिए, ये क्या शुरू हो गया? शुरू हो गया एक्सपेंडिचर। अब सवाल ये है कि ये एक्सपेंडिचर कैपिटल है या रेवेन्यू है? कैपिटल और रेवेन्यू आप सोचने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इस रूल को देखना पड़ेगा। अगर ये खर्चा, कौन सा खर्चा? कॉस्ट प्राइस, जो मशीन की कीमत अदा की है, क्या वो कीमत पे करना नेसेसरी था, रीजनेबल था? यानी सोचो आप कि आपने दुकान वाले को सिर्फ कोई चीज खरीदी और उसको पैसे दिए, इसमें कोई जरूरी बात थी? बिल्कुल जरूरी है। रीजनेबल है, लॉजिक है, तुक बनती है, या हैरत हुई आपको कि दुकान वाले से खरीदो और पैसे दे दिए? उनकी सी बात है, हैरत तो नहीं होनी चाहिए, लाभ खरीद रहे हैं तो देंगे, एक्सचेंज तो है। और फिर वंस इन अ लाइफ है, तो हाँ जी वंस इन अ लाइफ भी है। क्यों? क्योंकि हम एक ही दफा खरीदेंगे, उसी वक्त पैसे अदा करेंगे, फिर बार बार पैसे थोड़ी अदा करेंगे। तो ये बात हुई कि जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्सपेंडिचर है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि वो पे करना नेसेसरी भी है, रीजनेबल है, और एक दफा ही पे करेंगे। तो हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? सीई लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नजर आ रहा है सही? ठीक है, तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। गुड, मेरा ख्याल है जवाब आ गया, अब जहन में आ गया होगा। अब यही मैं बताऊं, एक दफा एक सवाल आया बच्चों का, जो मैं कह रहा हूं तुम्हारे जहन में सवाल आ सकता है, नहीं भी आया तो सुनो। एक सवाल आया बच्चों की तरफ से एक दफा, कह रहा सर एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि वंस इन अ लाइफ है। मैंने कहा हाँ जी वंस इन अ लाइफ है। कह रहा सर अगर हम किस्तों पे खरीदेंगे तो फिर क्या होगा? सवाल तो बड़ा जबरदस्त था उसका कि किस्तों में खरीदेंगे तो क्या होगा? वंस, एक दफा तो पेमेंट नहीं करेंगे ना। वंस इन अ लाइफ का मतलब है वो खर्चा उस मशीन की लाइफ में एक दफा हो। तो कह रहा अगर हम मशीन खरीदते हैं और किस्तों में खरीदते हैं तो हम एक दफा पेमेंट तो नहीं करेंगे, हम तो बार बार पेमेंट करेंगे। तो क्या फिर भी ये कैपिटल होगा? तो अब सवाल का जवाब क्या है सोचो तुम, कि जब हम किस्तों में खरीद रहे हैं तो हम बार बार पेमेंट क्यों कर रहे हैं? भाई हम बार बार पेमेंट इसलिए कर रहे हैं कि हमने पूरी पेमेंट की ही नहीं है। अगर हम पूरी पेमेंट कर देते तो हम बार बार पेमेंट नहीं करते। तो इसका मतलब है बार बार पेमेंट करने के पीछे ये वजह नहीं है कि हम हम बार बार इसलिए कर रहे हैं कि हमने पूरी अदायगी एक दफा में नहीं की थी। हाँ, एक दफा जब सारी किस्तें पे हो जाएंगी तो फिर हम दोबारा पे थोड़ी करेंगे। तो बोलो वंस इन अ लाइफ हुआ या नहीं हुआ कि सारी किस्तें पे एक्सक्यूज मी, सारी किस्तें पे कर दी तो अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हम दोबारा पे नहीं करेंगे। तो हर लिहाज से वो क्या है? वंस इन अ लाइफ ही होगा। इसलिए लिस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ अक्सर एक चीज आएगी, सेल्स टैक्स,
इंपोर्ट ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी। अब ये आपको अक्सर मिलेगी। अब ये क्या है भाई, सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी। तो देखो गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के खरीदो फरोख्त पे मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाती है। अब ज़्यादा बात नहीं है, जब गवर्नमेंट को टैक्स लगाती है ना यार, तो वो पे करना नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है। और ये इस तरह के टैक्स होते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी, कि जो उस मशीन की लाइफ में एक ही दफ़ा होते हैं। यानी कि इंपोर्ट कब होता है, इंपोर्ट हो रहा है एक दफ़ा बाहर से मंगवाया, उसी वक्त पेमेंट की, तो उसकी तमाम खर्चे भी नेसेसरी भी हैं, रीजनेबल भी हैं और वंस इन अ लाइफ भी हैं। तो ये भी जो है वो कौन से एक्सपेंडिचर होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। बोर्ड में नजर आ रहा है पूरा, हाँ ठीक है, कटा तो नहीं ना, तो ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेल्स टैक्स के बाद एक और आता है जिसे कहा जाता है इंपोर्ट लाइसेंस फी। अच्छा, अब ये क्या होता है, जैसे इंपोर्ट लाइसेंस फी, इंपोर्ट लाइसेंस फी बेसिकली होता ये है कि एक लाइसेंस बना दिया जाता है, उसके हिसाब से अक्सर दवाओं वाली कंपनी वगैरह होती है, वो दवाएं जब मंगवाती है ना, तो वो इंपोर्ट करने का लाइसेंस लेती है और उस लाइसेंस की हर महीने रिन्यूअल होती है। अब जहां पे भी लाइसेंस आ जाए ना, तो लाइसेंस कभी भी जो है वो फुल टाइम नहीं होता, उसका एक हमेशा क्या होता है, ड्यूरेशन होता है, और उस ड्यूरेशन के लिए वो मौजूद होता है। तो इसलिए उसमें क्या होता है लाइसेंस फी, कि ये वंस इन अ लाइफ नहीं होती, बार बार होता है। इसलिए इसको तुम कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कह सकते, इसको कहोगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो सेल्स टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह एक दफा पे होती है तो वो कैपिटल है, लेकिन लाइसेंस अगर उसका हो गया इंपोर्ट का, तो वो बार बार रेवेन्यू करा जाए। ड्राइविंग लाइसेंस है यार, बार बार क्या करवाना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है। अगर आप में से किसी का ड्राइविंग लाइसेंस ना हो तो अपने भाई से, अपने वालिद साहब से, उनसे पूछ लीजिए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, कि उनको रिन्यू करवाना पड़ता है थोड़े अरसे के बाद, 4 साल 5 साल के बाद। इसी तरह इंपोर्ट लाइसेंस फी भी रिन्यू करानी पड़ती है, ठीक है। ये कैपिटल रेवेन्यू। अच्छा, अब मशीन खरीद ली, ठीक है। अब खरीदने के बाद लाजमी सी बात है क्या करना पड़ेगा, मशीन को उस दुकान से, उस शॉप से अपने शॉप तक, अपनी फैक्ट्री तक, अपने घर तक लाना पड़ेगा। उसके लिए लाजमी सी बात है क्या इन्वॉल्व होगी, तुम्हारी मालूम बाजी क्या इन्वॉल्व हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व हो रही है। अब ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली क्या चीज है, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उस सफर को कह रहे हैं, उस लाने को कह रहे हैं जो हम वहां से खर्चा करके लेकर आ रहे हैं। तो इसको है, अच्छा 10 मिनट रह गए, मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं डबल क्लास है ना, जाने दो। अगर बड़ी वीडियो नहीं होगी तो फिर देख लेते, अगर तुम्हें ब्रेक करना है तो 2 वीडियो में कर देते हैं। अच्छा, यूं करते हैं ब्रेक। ट्रांसपोर्टेशन जो है ना, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में याद रख लो कि ये जो है हमेशा वो खर्चा जो सामान को लाने का खर्चा है, और इसको फ्रेड भी कहते हैं, इसको कैरेज इन भी कहते हैं, इसको कार्टेज भी कहते हैं। ये सारे नाम मैंने बुक में लिखे हुए, जो स्टडी नोट्स में लिखे हुए। याद रखो कि क्या ख्याल है, मशीन एक दफा खरीदी जाएगी, जब वो एक दफा खरीदी जाएगी तो एक उसको लाना क्या है, नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है और वंस इन अ लाइफ भी है। तो ये सब चीजें जब पूरी है ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी हमेशा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम उसको एक ही दफा लाएंगे, बार बार घुमाते तो नहीं फिरेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि अब इसी के साथ जुड़ा हुआ है मिसाल के तौर पे क्या, लेबर चार्जेस। अब लेबर चार्जेस अक्सर आपके पास मिलेगा। अच्छा, इसी के साथ लिख रहा हूं, लेबर चार्जेस के साथ एक है पैकिंग चार्जेस। अब ये क्या है, लेबर चार्जेस क्या है कि सामान जब शिफ्ट होगा इधर से उधर तो क्या करेंगे, उसको खुद तो नहीं उठाएंगे ना, उसको उठाने के लिए बाज़ औक़ात मशीन वगैरह के लिए मजदूर इस्तेमाल होंगे कि लोड कर सकें, अनलोड कर सकें। इसको कभी लोडिंग और अनलोडिंग कहेंगे। तो सोचो, ट्रांसपोर्टेशन एक दफ़ा है, लोडिंग एंड लोडिंग भी एक दफ़ा होगी, नेसेसरी भी है, रीजनेबल भी है कि अगर हम ये खर्चा नहीं पे करेंगे तो कहाँ से हम अपने पास पहुँचाएंगे, लाजमी खर्चा पे करना पड़ेगा। पैकिंग चार्जेस, बाज़ों का सामान मूव करना होता है तो उसको सेफ्टी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको पैक करना होता है प्रॉपर। बाहर से मशीनें आ रही हैं, कितनी पैकिंग होती है, घर में टीवी सेट देख लो अगर आता होगा तो उसमें कितनी सारी पैकिंग लगी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ें, पैकिंग, लेबर, ये सब नेसेसरी भी हैं, रीजनेबल भी हैं और वंस है। तो दोनों के दोनों जो हैं ये क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पर आगे चलूं तो हमारे पास एक चीज नजर आती है क्या, इसके बाद आता है हमारे पास, फर्ज करो एक आ गया ट्रैफिक पुलिस का फाइन। अच्छा, अब हुआ क्या कि सफर हो रहा था, ठीक है, सफर के दौरान जिस ट्रक पे रख के आ रहे थे उस ट्रक ने सिग्नल तोड़ दिया, उस ट्रक का चालान कर दिया पुलिस वालों ने पकड़ के। अब चालान की रकम पे होगी,
वो चालान की रकम भी पे हो रही है, तो भी एक एसेट को लाने के दौरान हुआ खर्चा। अब लेकिन वो कैपिटल है या रेवेन्यू है, तो बड़ी सौदा सी बात है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेवेन्यू होना चाहिए। क्यों? क्या चालान को पे करना नेसेसरी नहीं है? बिल्कुल नेसेसरी है। क्या वो ट्रांसपोर्टेशन के साथ वंस इन अ लाइफ है? हाँ बिल्कुल वंस इन अ लाइफ है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक दफा है तो चालान भी एक ही दफा हुआ होगा। लेकिन बात यह है कि क्या वो रीजनेबल है? क्या वो रीजनेबल है? क्या ट्रैफिक का चालान होना चाहिए था? क्या ये खर्चा मशीन के साथ जुड़ा हुआ है? कोई सही मानों में तुक बनती है इसकी? नहीं भाई, ये तुक नहीं बनती, ये तुम्हारी किसी गलती की वजह से हुआ है। तुमने लाइसेंस वो सिग्नल तोड़ा है, या तुम्हारे पास कोई टैक्स नहीं भरा हुआ था तुमने गाड़ी का, या तुम्हारा लाइसेंस एक्सपायर हुआ तो उस पर चालान हुआ होगा तुम्हारा। मशीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं। क्या हमारा चालान नहीं होता तो क्या हमारी मशीन नीचे से ऊपर पानी नहीं चढ़ा पाती? चढ़ा पाती। इस तरह का कोई हल नहीं। यानी इस चीज के अंदर रीजन नेसेसरी और वंस इन अ लाइफ तो शायद पूरा है, लेकिन क्या चीज नहीं है? रीजनेबल नहीं है, जिसकी लॉजिक नहीं बनती, जिसकी तुक नहीं बनती है। और जब नहीं बनती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। आया बात समझ में? तो ये चीजें हैं। अच्छा, फिर इसी तरह ट्रैफिक पुलिस फाइन है, इसमें एक आता है, हाँ एक और आएगा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, अब मैं तेजी के साथ करता हूं ताकि ये बात, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कहते हैं सफर के इंश्योरेंस को। देखो ना, जब हम किसी चीज को लेके मूव करते हैं तो उसका सफर का इंश्योरेंस होता है। सब बोलोगे यार क्या आप यहाँ से ला रहे हैं, क्या इंश्योरेंस करवा रहे हैं? तो बात यह है कि भाई हमने पहले मैंने कहा अपने हिसाब से मत सोचना। सोचना के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, कहीं बाहर अमेरिका से, बर्तानिया से, जर्मनी से, जापान से शिप पे या हवाई जहाज पर हमारी मशीन आ रही है, तो सोचो क्या वो मशीन का आना रिस्क है या नहीं है? उस रिस्क को खत्म करने के लिए क्या करवाया जाता है? इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। ट्रांजिट कहते हैं सफर को, सफर का इंश्योरेंस के खुदा ना खास्ता वो जहाज, वो चीज गिर जाए, पड़ जाए, मशीन टूट जाए, फूट जाए, तो हमें उसकी रिकवरी हो सके। क्योंकि इंश्योरेंस कहते हैं, माने तो तुम लोग समझते हो ना कि मकसद ये है कि अगर हमें कोई लॉस होगा तो इंश्योरेंस हमें वो लॉस पूरा कर देगा, ये अभी माने। तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट रोज रोज नहीं होगा। ये क्या है? ये मशीन को लाने का खर्चा है, उसको अपने पास लगाने का, लाने के दौरान का खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन के साथ का खर्चा है। तो ट्रांसपोर्टेशन अगर एक दफा है तो इंश्योरेंस इन ट्रांसपोर्ट भी रोज रोज नहीं होगी, वो एक खर्चा है जो चलेगी। ठीक है? अच्छा, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट के बाद इसी में एक आता है, जब आप लेकर आ गए तो आप फर्ज कीजिए इसमें क्या है? इंस्टॉलेशन चार्जेस है, कि मशीन को अपने पास फिक्सिंग करने के, इंस्टॉलेशन या फिक्सिंग करने के लिए पैसे आपको देने पड़ेंगे। लामादे फिक्सिंग अगर नहीं होगी तो मशीन काम ही नहीं करेगी। क्या होगा? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। इसी तरह से फिक्सिंग के बाद अब यहाँ पे एक काम करता हूँ कि जैसे कि उन्होंने कहा है कि अब मैं यहाँ तक पे पहला लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा तवील और बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी तो आप तक सेंड भी नहीं होगी। ठीक है? तो यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ और इसी के बाद कंटिन्यूटी में दूसरी क्लास शुरू करता हूँ। ठीक है? तो मैं भी थोड़ा सा इसको रोक